हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमने लास्ट क्लास में अजंता की जो गुफा थी उसकी बात की, उसकी स्थिति, उसके विस्तार, उसका जो टाइम पीरियड रहा है, हमने उसकी बात की। अजंता में कितनी गुफा संख्या हैं, कौन कौन सी गुफा चैत्य हैं, कौन कौन सी विहार हैं, ठीक है। अजंता से एलोरा की दूरी कितनी है, हमने उसकी बात की। और कौन सी गुफा किस क्रम में हैं, और कितनी गुफाएं हैं, कितने चैत्य हैं, कितनी हीनयान गुफाएं हैं, कितनी महायान गुफाएं हैं, ठीक है, हमने उनकी बात की। ठीक है, आज नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे जो गुफाएं हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स मिली हैं हमें, जो स्कल्पचर मिले हैं, ठीक है, आज हम उनकी बात करेंगे। हम गुफाओं का जो टाइम पीरियड है उसको थोड़ा डिटेल में हम आज देखेंगे, ठीक है। तो आज हम कंटिन्यू जो क्लास थी उसके बारे में देखेंगे। एक बार हम ये भी देखेंगे कि जो सर्वप्रथम है वो अजंता गुफा को जो जिसने देखा था वो हेनसांग थे, चीनी बौद्ध यात्री, ठीक है। उनकी जो बुक थी ट्रैवल इन इंडिया, ठीक है, उसमें इसका विवरण मिला है, ठीक है। और इसी प्रकार फाहियान ने भी 398 ईस्वी में इन कला मंदिरों का उल्लेख किया, ठीक है। अजंता के जो कला मंदिर थे उनका उल्लेख फाहियान ने किया। बाण भट्ट ने जो गुफा चित्रों का वर्णन किया है वो भी अजंता के टाइम पीरियड के मतलब उसी के समकालीन लगती हैं, उसी के समान लगती हैं, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमको देखने को मिलते हैं ये अजंता गुफाओं से रिलेटेड है कि इनके जो विवरण है, इनका जो वर्णन किया है वो चीनी यात्रियों ने किया है, ठीक है। बाण भट्ट की जो किताब है उसमें भी हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने भी गुफा चित्रों का जो वर्णन किया वो अजंता के समान थी, ठीक है। और हम लोगों ने इसकी खोज करता किस किस टाइम पे इनकी जो प्रतिलिपियाँ तैयार हुई, इनका जो विवरण है वो किसने तैयार किया, ठीक है। इंडियन जो आर्टिस्ट थे, ठीक है, वो लेडी हैंग्रियम की अध्यक्षता में जो कृतियाँ बनाई वो कौन कौन से आर्टिस्ट थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक ये माना जाएगा, ठीक है। ये जो माना जा सकता है एग्ज़ाम के दृष्टि से, ठीक है, कि कौन कौन से आर्टिस्ट रहे हैं जिन्होंने ये तैयार करवाई है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं और इसके बाद में हमने बात की थी कि इनको जो हेरिटेज में शामिल किया यूनेस्को ने, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया, ठीक है। वो चार पहले मैंने आपको बताया था कि वो चार स्थान थे, अजंता, एलोरा, आगरा फोर्ट जो था, लाल किला, ठीक है, और ताजमहल, ठीक है। 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में इसको शामिल किया है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट हम बात कर चुके हैं कि वाचस्पति गैरिलो की जो पुस्तक थी, ठीक है, भारतीय चित्रकला, उसमें भी इन गुफाओं का जो वर्णन मिला वो 3 प्रकार से मिला, ठीक है। विषय वस्तु के आधार पर कि कौन कौन से विषय इन्होंने लिए हैं, ठीक है। एक अलंकारिक विषय जिसमें फल फूल पत्ती बेल बूटे हैं, कुछ जो किन्नर हैं, जो यक्ष यक्षिणियाँ हम बोलते हैं, ठीक है, नाग गरुड़ यक्ष अप्सराएं जो हमारे जो अलंकारिक वस्तु में आते हैं, ठीक है, उनका उन्होंने वर्गीकरण किया एक तो। और एक रूप भेद का मतलब है जैसे पद्म पानी की जो हमको भित्ति चित्र दिखता है, वज्र पानी का जो भित्ति चित्र मिलता है, बोधिसत्व का जो भित्ति चित्रण मिलता है, अवलोकितेश्वर का जो भित्ति चित्रण मिलता है, ठीक है, माता और पुत्र का जो भित्ति चित्रण मिलता है, तो उसमें जो अलग अलग तरीके से इन्होंने जो फॉर्म क्रिएट किए हैं, जो फॉर्म बनाई हैं, तो आप देखेंगे कि हर एक फॉर्म, ठीक है, हर एक भित्ति चित्रण एक दूसरे से बहुत अलग है, ठीक है। जैसे उन्होंने बुद्ध का जो उपदेश है, ठीक है, वो उन्होंने बनाया है, तो मतलब वो पद्म पानी से बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। अब जैसे विवाह का जो दृश्य है, विवाह का दृश्य मरणासन राजकुमारी से उसका जो रूप भेद है, उसका जो भाव भंगिमा है, ठीक है, उन दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। श्रृंगार रस से लेके उनका मतलब इतना अलग देख सकते हैं कि हर रस का उन्होंने बहुत
ठीक तरीके से उन्होंने मतलब अपनी जो भित्ति चित्रण था उसमें उन सारे रसों का उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से विवरण दिया है, उनका बहुत अच्छे तरीके से उसमें यूज़ किया है। ठीक है, हर एक भाव उनकी जो भित्ति चित्रण है उसमें दिखता है। ठीक है, हर एक रूप का एक अपना भाव भंगिमाओं के साथ वो दिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में आती है वर्णनात्मक। वर्णनात्मक का मतलब होता है कि किसी भी पूरी कंप्लीट घटना, ठीक है, पूरा जो भी, जैसे जुलूस का चित्र था, ठीक है, तो जुलूस में पहले मतलब ये है 6 दंत जातक कथा है। 6 दंत जातक कथा है तो उसमें मतलब हाथी की जो स्थिति जो मतलब बता सकते हैं कि महावर है, ये सारी है, कुछ जुलूस पीछे जा रहे हैं, हाथी पे कोई बैठा हुआ है, तो वो पूरा जो मतलब ये है कि एक विवरण जो होता है कि पूरा हम लोगों को स्टोरी समझ में आ जाती है। ठीक है, तो वो एक वर्णनात्मक आती है कि इसका जो डिफाइन करने का है वो चित्रों के माध्यम से हमको पूरी कहानी समझ में आती है। ठीक है, तो बाएं अंगूठे वाली जो स्त्री थी उसमें भी पूरा उनका विवरण जैसे आता है, ब्राह्मण जातक कथा है। ठीक है, तो ये जो है ये वर्णनात्मक है, इसका मतलब पूरा जो कहानी है, ठीक है, वो एक मतलब जातक कथाएं जो होती हैं वो जातक कथाएं पूरी कंप्लीट हमको देखने को मिलती है। तो ये जो 3 भागों में जो वर्गीकृत किया गया है, आलंकारिक, रूप भेदिक, वर्णनात्मक, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप सभी लोग एक बार इसका जो स्क्रीनशॉट आपने अगर नहीं लिया है तो प्लीज़ एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको इजी रहेगा। ठीक है, अलंकारिक, रूप भेद, वर्णनात्मक। ठीक है, मैं इनकी बात कर चुकी हूँ। ठीक है, ये है विषय वस्तु पर आधारित। ठीक है, तो ये वाचस्पति गैरिलो जो थे उन्होंने इसका विवरण दिया था। तो ये जो है ये बुक का जो नेम है, ठीक है, और राइटर नेम दोनों आप ठीक से याद रखें। ठीक है, हम लोग बात कर चुके हैं कि अजंता का जो नामकरण हुआ है उसकी जो कहानी रही है हम उसकी भी बात कर चुके हैं कि महामयूरी एक जो जैन बौद्ध ग्रंथ था, ठीक है, उसमें जो अजित्यांजय नामक एक स्थान का जिक्र हुआ था। ठीक है, उसी को लेके उन्होंने अजंता का नामकरण दिया, और उसी के साथ में यहाँ पे अधिष्ठा नाम का एक ग्राम था, उसमें विवरण मिलता है। उसके बाद जो इसका मतलब होता है, जो मतलब जो इसका अर्थ निकलता है, जो मैत्युंजय बुद्ध, जियोमैत्य बुद्ध। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भविष्य में अवतरित होने वाला बुद्ध, ठीक है, जो अमर माना जाता है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं, अब ये चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे कुल कितनी गुफाएं चित्रित है, जिनकी हम अब बात करने वाले हैं कि हम चित्रों की जो भित्ति चित्र है उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि कौन सी गुफा में कौन सा चित्र है। तो हम लोगों को पहले ही पता होना चाहिए कि 30 जो गुफाएं हैं उनमें से टोटल सारी गुफाओं में हमको चित्र देखने को नहीं मिलते। तो हम लोगों के लिए ज़्यादा इजी हो गया कि 30 गुफा पढ़ने से अच्छा है हमें सिर्फ 6 गुफाएं पढ़नी है। ठीक है, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 16, 17, 1 और 2 जो सबसे ज़्यादा नई मानी जाती है। ठीक है, ये सबसे पुरानी है। ठीक है, प्राचीन और नई। ठीक है, ठीक है, और ये गुफा संख्या 17 अलंकृत। ठीक है, ये जो गुफा संख्या 17 है, ठीक है, ये मानी जाएगी हमारी चित्रशाला। तो ये जो शॉर्ट नोट्स हैं प्लीज़ ये भी बना लें आप। ठीक है, तो ये आपको ज़्यादा इजी रहेगा कि कौन सी गुफा को चित्रशाला कहते हैं, नई गुफा कौन सी है टाइम पीरियड के अनुसार। ठीक है, सबसे प्राचीन जो गुफा है वो कौन सी है। ठीक है, तो हम लोगों को पता होना चाहिए जो गुफा संख्या 9 है ये सातवां टाइम की है। ठीक है, गुफा संख्या 1 और 2 है ये गुप्त पीरियड की है। ठीक है, तो हम लोगों को ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखना है। और गुफा संख्या जो 17 है ये है चित्रशाला, सबसे अलंकृत जो गुफा है ये मानी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने आपको पॉइंट दिया है कि गुफा संख्या 9 जो है वो सातवां टाइम पीरियड की है।
ठीक है। और हीनयान महायान से संबंधित जो हम लोग बात करते हैं कि हीनयान कौन सी गुफा होती है, ठीक है, महायान कौन सी गुफा होती है, तो हम उसकी चर्चा कर चुके हैं। हीनयान का मतलब होता है जो प्रतीक पूजा करते हैं, प्रतीकात्मक चिन्हों की जो पूजा करते हैं वो हीनयान होता है। महायान, ठीक है, ठीक है, मूर्ति पूजक जो होते हैं वो महायान होते हैं, ठीक है। चैत्य गुफाओं की हम बात कर चुके हैं, 5 चैत्य गुफाएं हैं, ठीक है, वो हम बता चुके हैं। अब आते हैं प्रमुख जो गुफा संख्या हैं मैं जिनमें चित्र प्राप्त हुए हैं, गुफा संख्या 9, 10, 16, 17, 1, 2, ठीक है, इनकी बात हम लोग कर चुके हैं। तो अब जो मतलब ये स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिए, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है इनका टाइम पीरियड, किसके शासनकाल में कौन सी गुफा का निर्माण हुआ और किसमें मतलब इम्पोर्टेंट जो चित्र बने हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं, हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करें गुफा संख्या 9 की, ठीक है, जो सबसे पुरानी गुफा मानी जाती है, ठीक है। गुफा संख्या 9, 100 ईसा पूर्व, ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड रहा है 100 ईसा पूर्व रहा है। सातवान जो शासक थे उनके टाइम पीरियड की ये गुफा है। और इसमें हीनयान और महायान, ठीक है, दोनों जो धर्म थे, दोनों संप्रदाय जो थे, ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो दोनों संप्रदाय रहे हैं, हीनयान और महायान, ठीक है, उन दोनों की ही हम लोगों को इसमें देखने को मिलते हैं भित्ति चित्रण, ठीक है। तो इसमें प्रतीक रूप भी हमको देखने को मिलेंगे जातक कथाओं में, और हमको मूर्ति पूजा जो होती है, मतलब बुद्ध का जो मूर्त स्वरूप है वो भी हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट माना जाएगा वो है ठोस हर्मिका पाषाण स्तूप, ठीक है, जो स्तूपों का निर्माण था वो भी इसी टाइम पीरियड में रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है गुफा संख्या 10, ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो है 200 ईसा पूर्व। सुंग और सातवान जो टाइम पीरियड रहा है, ठीक है, सुंग सातवान जो काल रहा है, उसके टाइम पीरियड में गुफा 10 का निर्माण हुआ था। और इसमें जो इम्पोर्टेंट गुफा संख्या 10 का जो चित्र है वो छहदंत जातक कथा, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग अभी आगे और चर्चा करेंगे। सिर्फ गुफा संख्या 10 में इतने ही भित्ति चित्र नहीं मिले हैं, भित्ति चित्र बहुत हैं, ठीक है। गुफा संख्या हम 16 की बात करें तो गुफा संख्या 16 का जो टाइम पीरियड रहा है वो 475 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच में रहा है, ठीक है, वाकाटक और गुप्त काल का, ठीक है। वाकाटक और गुप्त काल का जो टाइम ये जो सिमिलर चल रहे थे, ठीक है, उत्तर भारत की तरफ जो गुप्त काल चल रहा था, ठीक है, उसी के समकक्ष वाकाटक चल रहा था। तो उसी टाइम पीरियड की गुफा संख्या 16 है, ठीक है। उसमें जो 16 में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चित्र माना जाता है तो वो है मरणासन राजकुमारी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे चित्र हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट 16 का माना जाएगा वो मरणासन राजकुमारी हैं, ठीक है। हम बात करते हैं गुफा संख्या 17 के टाइम पीरियड की। तो जो 17 का टाइम पीरियड रहा है वो 475 से लेके 500 एडी तक, ठीक है। तो और ये जो इनका जो रहा है साम्राज्य काल, वो वाकाटक और गुप्त काल के जो राजा हुए हैं उनके टाइम पे इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। फिर चित्रशाला, मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसको चित्रशाला क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अलंकृत गुफा है, ठीक है। गुफा संख्या 17 जो है वो सबसे ज़्यादा अलंकृत गुफा मानी जाती है, सबसे ज़्यादा चित्र भी यहीं प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे तो गुफा संख्या जो 17 है उसका जो इम्पोर्टेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा कि ये एडिशनल हमारे क्वेश्चन इस यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है, कि गुफा संख्या 17 को चित्रशाला भी कहा जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अलंकृत जो चित्र है, अलंकृत जो गुफा है, इसको हम लोग मतलब रंगशाला भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी गुफा संख्या 17 को लेके आती हैं। और इसका जो निर्माण का जो वो रहा है, टाइम पीरियड रहा है, वो मैं बता चुकी हूँ कि वाकाटक गुप्त काल का रहा है, ठीक है। वाकाटक काल के जो मंडलाधीश थे उन्होंने गुफा संख्या 17 का निर्माण करवाया था, ठीक है। गुफा संख्या 16 की भी हम बात कर चुके हैं।
और अब आती है गुफा संख्या 1, ठीक है, जो सबसे नवीनतम गुफा मानी जाती है, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 500 ईस्वी से लेके ईसा पूर्व से लेके 628 एडी तक, ठीक है, 628 ईस्वी तक, ठीक है। और इसका जो साम्राज्य काल रहा है वो गुप्त और चालुक्य ने इसका निर्माण करा है, ठीक है। मोस्टली हम गुप्त को मानते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग मानेंगे गुप्त टाइम पीरियड को, गुप्त काल को, ठीक है। और इसमें जो है वो सेल संस्था, ठीक है, फेमस मतलब माना जाएगा, ठीक है। और इसका जो प्रवेश द्वार है वो अलंकरण है, ठीक है। जो मतलब जो मेन गेट यहाँ का रहा है, ठीक है, गुफा संख्या 1 का, वो बहुत ज़्यादा अलंकृत रहा है क्योंकि गुप्त पीरियड में बनी, और गुप्त पीरियड जो रहा है हमारा वो बहुत ज़्यादा मतलब स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। चित्रकला के इतिहास में गुप्त जो पीरियड रहा है वो स्वर्ण काल रहा है। तो यहाँ पे जो हमें स्कल्पचर देखने को मिलते हैं और जो विकास देखने को मिलता है हमको चित्रकला और मूर्तिकला और वास्तुकला की दृष्टि से, तो ये बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों को अलंकरण मतलब कुछ हम लोग बोल सकते हैं कि सिर्फ फॉर्म को लेके, जो मेन फॉर्म है उसको लेके ही ये लोग बात नहीं करते थे। आसपास का जो एनवायरनमेंट होता था, यहाँ पे क्या होता था, जैसे स्कल्पचर बनते थे पहले, ठीक है, कुषाण काल की हम बात करें, ठीक है, इससे पहले, तो वहाँ पे क्या होता था कि स्कल्पचर जो होते थे वो सीधे एक फॉर्म में बनते थे, कि जैसे बुद्ध का स्कल्पचर बना तो वो सीधे एक फॉर्म में बनेगा। लेकिन गुप्त काल में क्या हुआ कि जो स्कल्पचर है उसको थोड़ा सा इन्होंने अलंकृत किया, कि उन्होंने बैकग्राउंड दिया, ठीक है, बैकग्राउंड में भी इन्होंने जातक कथाओं को दिया। अगर गुप्त की बैठी हुई प्रतिमा है, पद्मासन में है, तो नीचे उन्होंने जो उसकी चौकी बनाई, ठीक है, तो उसमें भी उनकी जातक कथाएं, ठीक है, किन्नर हुआ, गंधर्व हुआ, ठीक है, कुछ इन्होंने जो इनके पवित्र पशु माने जाते थे, ठीक है, तो उनको इन्होंने अलंकरण में यूज़ में किया है, ठीक है। तो गुफा संख्या 1 की हम बात करें तो इनका जो प्रवेश द्वार है वो अलंकृत पाया गया है सबसे ज़्यादा। अब हम बात करते हैं गुफा संख्या 2 की, जिसका टाइम पीरियड रहा है 500 ईस्वी से 550 ईस्वी, ठीक है। ये भी गुप्त वाकाटक और गुप्त काल का रहा है, ठीक है। इसमें जो हम लोग मानते हैं कि गुफा संख्या 2 का जो इम्पोर्टेंट भित्ति चित्रण है वो 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी, ठीक है, मैं इसकी बात कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ये जो चित्र है ये वर्णनात्मक है, जो हम बात कर चुके हैं, वाचस्पति गैरिलो ने जो हमें बताया है यहाँ के चित्रों को, जो 3 वर्णों में बांटा है, 3 भागों में वर्गीकृत किया है। तो ऐसे जो चित्र हैं जिनमें हमें पूरी कथा देखने को मिलती है, इसी प्रकार जो मरणासन राजकुमारी है वो भी वर्णनात्मक मिलती है, ठीक है। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ये एक मतलब गुफाओं का जो टाइम पीरियड रहा है और जो इम्पोर्टेंट चित्र मिले हैं, भित्ति चित्र, वो यहाँ पे उपलब्ध हुए हैं, उनकी बात है। तो एक बार थोड़ा थोड़ा आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हाँ, ये मोस्टली हम लोगों के पास एक ग्राफ रेडी है, और जैसे जो इम्पोर्टेंट चित्र हैं, भित्ति चित्र, उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सबसे प्राचीन चित्रित गुफाएं हैं, गुफा संख्या 9 और 10, ठीक है। यहाँ पे जो चित्र हमें प्राप्त हुए हैं हम उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो गुफा संख्या जो 9 है उसमें मिला है स्तूप पूजा, एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे स्तूप पूजा, शंख शहनाई, पशुओं को खदेड़ते चरवाहा, झांझ मृदंग बजाते वादक, 2 नाग पुरुष, एक बैठी स्त्री, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट चित्र हैं, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे गुफा संख्या 10 में है शाम जातक, 6 दंत जातक कथा, एक जुलूस, बोधि वृक्ष की उपासना हेतु राजा तथा उसका दल, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अजंता की गुफा संख्या 16 और 17 की हम बात करेंगे। इसका टाइम पीरियड हम देख चुके हैं कि 475 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी के मध्य इन दोनों गुफाओं का निर्माण हुआ, ठीक है। और ये दोनों गुफाएं जो बनी हैं वही वाकाटक और गुप्त काल के वाकाटक काल के टाइम पे बनी हैं,
ठीक है। अब हम लोग जो इनके महत्वपूर्ण जो भित्ति चित्रण है हम उनकी बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट माना जाता है गुफा संख्या 16 का माया देवी का स्वप्न। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चित्र माना जाएगा, माया देवी का स्वप्न। उसके बाद में आ जाता है सुजाता की खीर, अज्ञात शत्रु, और बुद्ध की भेंट, मरणासन राजकुमारी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं अभी आपको इसका पेंटिंग जो भित्ति चित्रण है उसको भी दिखाऊंगी। बुद्ध का जन्म, बुद्ध का गृह त्याग, और प्रवेश द्वार पर हाथी। ठीक है, ये गुफा संख्या 16 के हमारे पास जो चित्र है वो हम लोगों को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गुफा संख्या 17 की। तो उसमें आता है एक विलासी वैराग्य, पागल हाथी पर अंकुश, हंस जातक कथा जो होती है वो, ये सारे वर्णनात्मक चित्र हैं, वर्णनात्मक शैली में बने हुए हैं। उसके बाद में आता है यशोधरा की भिक्षा, मतलब माता और पुत्र भी इसको कहा जाता है, राहुल समर्पण भी इसको कहा जाता है। और इसमें रूप भेद का बहुत अच्छा हम लोगों को उदाहरण देखने को मिलता है, जो षडांग का नियम है। ठीक है, तो उसमें रूप भेद का जो है वो इसमें देखने को मिलता है। ये तीनों ही चित्र अपने अपने अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं। यशोदा की भिक्षा, माता पुत्र। इसमें जो बुद्ध है वो भिक्षा के लिए जब वैराग्य को जाते हैं तब भिक्षा के लिए वो आते हैं अपने द्वार पर, अपने घर पर यशोदा से भिक्षा मांगने के लिए। तो उसमें यशोदा अपने पुत्र राहुल को समर्पित करती है। ठीक है, तो वो चित्र बहुत अच्छा दिखाया गया है। उसमें अनुपात इस तरीके से दिखाया गया है कि जो बुद्ध भगवान है उसका दिव्य रूप, ठीक है, उनका दिव्य रूप एकदम विराट रूप दिखाया गया है। उनकी तुलना में जो यशोदा है और उनका पुत्र राहुल है उनको बहुत छोटा दिखाया गया है। ठीक है, तो उसमें एक बहुत अच्छा रूप भेद का है कि जब बोध को वैराग्य और मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उसके बाद में जो बुद्ध भगवान थे उनका जो अवतार था वो एक मतलब दिव्य रूप में है। ठीक है, तो वो बहुत सुंदर हम लोगों को भित्ति चित्र देखने को मिलता है। उसके बाद में आता है महाकपि जातक कथा। ठीक है, महाकपि जातक कथा आता है, और सिंहवादन, ठीक है, मृग जातक कथा। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग देखें, ठीक है, श्रृंगार करती हुई राजकुमारी, उड़ती हुई अप्सरा, गंधर्व, इंद्र का अंकन। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, उड़ती हुई गंधर्व, अप्सराएं और इंद्र का अंकन। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हम लोग देख चुके थे बुद्ध का गृह त्याग। गुफा संख्या 16 की हम बात करें तो कुछ और भी ऐड हुए हैं। ठीक है, उसमें है प्रवेश द्वार पर हाथी। ठीक है, मतलब ये अलंकृत है, और धनु अभ्यास। ठीक है, धनुर अभ्यास का मतलब है कि कुछ मानव आकृतियों को धनुष का अभ्यास करते हुए चित्रित किया गया है। ठीक है, और गुफा संख्या 16 का एक इम्पॉर्टेंट चित्र है बुद्ध का उपदेश। ठीक है, उसी के साथ हम बात करें गुफा संख्या 16 में एक अन्य चित्र भी है, उसका नाम है सुतसोम। ठीक है, सुतसोम ये जातक चित्र है। उसके बाद में है महा उमंग। ठीक है, ये भी जातक चित्र है। उसके बाद में आता है हस्ती जातक। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये जो तीन चित्र जो एक्स्ट्रा में है वो मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, ये गुफा संख्या 16 में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और गुफा संख्या 17 में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, विलासी वैराग्य, पागल हाथी पर अंकुश, हंस जातक, यशोदा की भिक्षा जिसको माता पुत्र और राहुल समर्पण भी कहा जाता है, महाकपि जातक। ठीक है, बोधिसत्व रूपी है ये। ठीक है, और सिंघलावदन। ठीक है, और उसके बाद में मृग जातक। ठीक है, श्रृंगार करती हुई राजकुमारी। ठीक है, तो ये सभी गुफा संख्या हम लोग बात कर रहे हैं 17 की। आगे हम लोग चलते हैं गुफा संख्या 1 और 2 जो सर्वाधिक नवीन गुफा मानी जाती है, सबसे नई गुफा जो मानी जाती हैं वो है गुफा संख्या 1 और 2। ठीक है, गुप्त काल में बनी हुई है। इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो
500 ईस्वी से 550, ठीक है। और इनका जो रहा है 500 से 600, 625 ईस्वी, ठीक है। तो हम लोग गुफा संख्या 1 की और 2 के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, और इनका जो काल रहा है वही गुप्त काल रहा है, ठीक है। मैं बता चुकी हूँ आपको 550 और 500 से लेके 625 ईस्वी तक, ठीक है। हम इसकी बात कर चुके हैं। अब यहाँ हम लोग चलते हैं, यहाँ के जो भित्ति चित्र हमें प्राप्त हुए हैं उनकी हम बात करें तो उसमें है बोधिसत्व पद्मपाणि, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चित्र है, ठीक है। अजंता का जो सबसे सुंदर जो उदाहरण दिया जाता है वो इसी चित्र के अकॉर्डिंग दिया जाता है। इसमें जितने भी इनकी भाव भंगिमा है, ठीक है, और जो इनके भाव जो चेहरे के भाव हैं, ठीक है, और जो फिगर है, ठीक है, फिगरेटिव जो इनका जो बताया गया है कि त्रिभंग इनका जो खड़े होने का पोस्चर है वो है, तो ये बहुत सुंदर स्कल्प्ट मतलब पेंटिंग इनका है, ठीक है। दूसरा आता है मार विजया, ठीक है। फिर आता है शिवी जातक, ठीक है। शिवी जातक को सोम जातक भी कहते हैं। उसके अलावा आता है श्रावती का चमत्कार, ठीक है। उसके बाद में आता है वज्र प्राणी, ठीक है। उसके बाद में आता है चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, ठीक है। उसके बाद में आता है हाथों में कमल, और ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हंसों का अलंकरण है, ठीक है, इसमें, और बैलों की लड़ाई और प्रेमी युगल, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है गुफा संख्या 2 की अगर हम बात करें, ठीक है, और गुफा संख्या 2 की तरफ हम चलते हैं तो उसमें आता है महाहंस जातक कथा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में आता है विदुर पंडित की कथा, माया देवी का स्वप्न, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चित्र है, और मरणासन राजकुमारी, ठीक है। मरणासन राजकुमारी गुफा संख्या 16 का इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करें 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी, ठीक है, उसकी भी बात कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद में आता है बुद्ध जन्म, झूला झूलती राजकुमारी, तुषित चित्र, सर्वनाश, ठीक है। सर्वनाश वाला चित्र भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, और इसमें होता है प्राणों की भिक्षा, ठीक है। प्राणों की भिक्षा एक दया याचना भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, उसका चित्र है। और एक है माया देवी का स्वप्न, ठीक है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा इसको बोलते हैं शांतिवादी, ठीक है। तो इस चित्र का दूसरा नाम है शांति जातक, ठीक है। तो हम लोग बात करें, अब आगे चलते हैं मरणासन राजकुमारी का। एक बार हम ग्रिफिथ के अनुसार जो मरणासन राजकुमारी का जो भित्ति चित्र है उसके बारे में कहा जाता है कि फ्लोरेंस रेखांकन इससे अच्छा कर सकते हैं। मतलब जो इसमें जो मरणासन राजकुमारी का जो भित्ति चित्र है, मतलब फ्लोरेंस के जो कलाकार है वो शायद इससे अच्छा रेखांकन, मतलब इसका जो ड्रॉ है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोरेंस के जो कलाकार हुए हैं वहाँ की जो पेंटिंग्स आप देखोगे तो वहाँ का जो रेखांकन है, जो लैंडस्केप वगैरह है, तो आप देखोगे कि वहाँ बहुत सुंदर है, ठीक है। वहाँ की जो लाइंस है उनमें फ्लो दिखता है, बहुत सुंदर वहाँ का रेखांकन है। और वैनिश अच्छा रंग भर सकते थे, जो वेनिस के कलाकार है वो इससे अच्छा कलर कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनको ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि उनको अगर ऐसा दिया जाता तो वो इससे अच्छा शायद कलर कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा सुंदर भाव, मतलब ये जो हमारा जो हमारी इंडियन आर्ट रही है, ठीक है, हम लोग एस्थेटिक की बात करें तो सबसे सुंदर जो चीज़ होती है वो होती है भाव,
ठीक है। किसी भी पेंटिंग में अगर हम बात करें कि अगर हमें जो सादृश्यता नहीं दिखती, ठीक है, हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम लोगों ने बात की मरणासन राजकुमारी की, ठीक है, तो मरणासन राजकुमारी का जो भाव हम लोगों को पेंटिंग में दिखना चाहिए था, ठीक है, मरणासन राजकुमारी का मतलब है कि वो अपने अंतिम समय की ओर जा रही है, उसके चारों तरफ जो भीड़ है, व्याकुलता उनके जो चेहरे पे दिख रही है, एक भय जो उनको दिख रहा है कि वो बिल्कुल अपने अंतिम समय के बिल्कुल निकट है, ठीक है। तो ये जो भाव हमारी भारतीय संस्कृति की जो मतलब बात करें, ठीक है, जो सुंदर भाव जो पैदा होते हैं वो कहीं और नहीं दिख सकते थे, ठीक है। वो हमारी जो अजंता के जो कलाकार रहे हैं, जो बौद्ध भिक्षु रहे हैं, उन्होंने इतना सुंदर इस भित्ति चित्र में इतना सुंदर भाव दिया है कि ऐसा भाव कहीं और नहीं मिल सकता, ठीक है। ये भाव सिर्फ हमारे भारतीय चित्रकला में ही देखने को मिलता है, जो इसी कारण से अजंता जो है वो सारे जो और भी आर्टिस्ट हैं पूरे, ठीक है, पूरे इतिहास में जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके लिए हमेशा से ये सर्वोपरि रही है, ठीक है। ये एक हमारे लिए इंस्पिरेशन रही है, ठीक है। अजंता की जो लाइंस हैं, यहाँ की जो भाव मुद्राएं हैं, यहाँ के जो कलर कॉम्बिनेशन है, वर्ण की बात करें हम, यहाँ अनुपात की बात करें, सादृश्यता की बात करें, तो हमारे लिए अजंता जो रही है वो बहुत ज़्यादा आइडियल मानी जाती है, ठीक है, बहुत ही आइडियल हम इसको लेके चलते हैं। उसके बाद में जो भित्ति चित्रों का जो रंग टेक्निक की हम बात करें, ठीक है, तो सब लोगों को पता है कि जो अजंता के जो भित्ति चित्र है वो है टेम्परा और फ्रेस्को, ठीक है, टेम्परा और फ्रेस्को, ठीक है। तो ये फ्रेस्को टेम्परा पद्धति में बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो प्राप्त हुआ है, हमें खनिज रंगों को प्रयोग किया गया है, ठीक है। सफ़ेद कलर जो बनता है वो चूना, खड़िया, जिप्सम और चीनी मिट्टी, ठीक है। हरा रंग ये अयस्क से बनता है, ठीक है। नीला रंग जो है 400 ईस्वी से पहले नहीं था यूज़ में, ठीक है। उसके बाद की जो गुफाएं हैं, उसके बाद जो गुफाएं बनी हैं उनमें ये वाले चित्र नीले कलर से चित्र मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो पीला कलर है वो रामरंज और पीली मिट्टी से बनता है, और गेरू रंग जो लाल रंग है वो सबको पता है कि गेरू और हिरमिच जो हमारे खनिज रंग जो हम लोग देखते हैं कि हम लोग फोक आर्ट में भी इन कलर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। लोक कला की जो बात करते हैं हम, उनमें हम खनिज रंगों का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आता है नीला कलर, ठीक है। तो ये लिप्स लापूजी पत्थर से फारस से आयात किया जाता है, और गुफा संख्या 16 और 17 में इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। गुफा संख्या 16 और 17 में इसका यूज़ किया जाता है। और काला जो है वो काला कलर काजल से इन्होंने जो किया है वो काजल का उपयोग किया है, ठीक है। तो हम लोग बात करें कि अजंता में महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो सकते हैं, कि क्या क्या हम लोगों को अलग से ये चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे 20 प्रकार की लाइन रेखाएं शैली मिली हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसे रेखाएं पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं औपचारिक और अनौपचारिक रेखाएं, ठीक है। तो ये सारी अनौपचारिक रेखाएं थी। उसके बाद में इन्होंने टाइप बताए कि 20 प्रकार की, ठीक है, सीधी, खड़ी, टेढ़ी, ठीक है, 36 रेखाएं, ये सारी जितनी भी रेखाएं होती है, तो यहाँ पे अजंता में हमको 20 प्रकार की रेखा शैली मिलती है, ठीक है। और सर्वाधिक जो अलंकरण है वो गुफा संख्या 1 में है। सर्वाधिक जो चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है, वो गुफा संख्या 17 में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अलंकरण की बात करें तो गुफा संख्या 1 में हमको मिलते हैं, ठीक है। और महत्वपूर्ण विशेषता एक से, ठीक है, जो रेखा बिना रंग भरे मानव को भाव प्रदर्शित करती है, ठीक है। बिल्कुल सही बात हम लोगों ने कही है कि हम लोगों ने कलर्स को इतना इम्पोर्टेंस यहाँ नहीं दी है, ठीक है, जितनी यहाँ लाइंस में फोर्स है, ठीक है। लाइंस की अगर आप फोर्स की बात करोगे तो जैसे बोधिसत्व का है, तो उसमें मतलब हम लोगों को देखने को मिलेगी कि बोधिसत्व का एक जो आईब्रो है, ठीक है, वो एक ही लाइन से बना हुआ है, ठीक है। इतना सुंदर कर्व है उसमें, तो मतलब हम बात करें कि उसमें कलर कि हाँ उन लोगों ने बीच में पार्ट नहीं किया, लेकिन इतना सुंदर वो नहीं होने के बाद भी वो लाइन इतनी फोर्स है कि वो इतना सुंदर उसमें लयात्मकता दिखती है, ठीक है। तो मानव के जो भाव है वो जो नज़रें झुकाए हुए हैं, तो वो बहुत ही सुंदर चित्रण हमें देखने को मिलता है।
ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं आगे। मुख आकृति बड़ी, गोल और छोटी बनाई गई है। ठीक है, तो मुख आकृति जैसे जैसे रूप भेद की हम बात करें, जैसे जैसे इन लोगों ने कैरेक्टर लिए, जैसे हमने बुद्ध की बात की। ठीक है, तो बुद्ध भगवान जितने इन लोगों ने उपदेश के बाद की जो जातक कथाएं बनाई होंगी, तो उसमें जैसे जैसे उनको ज्ञान आता रहा तो उन्होंने उसको दिव्य रूप में दिखाने की कोशिश की। ठीक है, मैंने सबसे बड़ा उदाहरण आपको बताया कि जो यशोदा की विक्षा थी, माता पुत्र का जो चित्र था, राहुल समर्पण का, ये बहुत बड़ा उदाहरण माना जाएगा। नारी चित्रण चरम उपलब्ध। ठीक है, तो यहाँ अजंता की जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहें तो ये नारी चित्रण। ठीक है, नारी चित्रण यहाँ का प्रमुख रहा है। ठीक है, नारी को इन्होंने बीच में माना है और इनका जो आधार रहा है अजंता की गुफाओं का, वो नारी चित्रण रहा है। ठीक है, अब ये मूर्ति कला और स्थापत्य कला और तीनों के लिए, ठीक है, ये जो हमारी बात करें हम अजंता, ये तीनों के लिए हमको बहुत विख्यात मानी जाती है। ठीक है, चित्रकला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला। ठीक है, स्कल्पचर के लिए, ठीक है, आर्किटेक्ट के लिए और पेंटिंग्स के लिए। ठीक है, तीनों का जो संगम हमको देखने को सबसे पहले मिलता है वो है अजंता। ठीक है, अजंता की हम बात करें तो यहाँ का जो बनावट थी गुफाओं की, वो हम लोगों को पता है कि चंद्राकार था। ठीक है, अर्ध चंद्राकार था। ठीक है, यहाँ पे जो बनी है वो घोड़े के नाल के आकार की बनी है। तो स्कल्पचर भी, और एक के बाद एक पूर्व से, और आपको पता होगा कि पूर्व से पश्चिम की तरफ यहाँ की जो गुफाओं की जो काउंटिंग होती है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है। ठीक है, तो यहाँ की जो बनावट है वो अर्धचंद्राकार है। ठीक है, और ये जो निर्मित हुई थी ये गुफाएं, वो 800 वर्ष में बनके निर्मित हुई हैं। ठीक है, इनका जो टाइम लगा है इनको बनने में वो 800 लगा है। ठीक है, और कुल जातक कथाएं जो मानी जाती हैं वो मानी जाती हैं 547। ठीक है, लमसम हम लोग बात करें कि 550, हम लोग बोल सकते हैं 550 कुल जातक कथाएं यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलती हैं। ठीक है, लामा तारनाथ के अनुसार देव शैली में निर्मित हैं। ठीक है, यहाँ की जो चित्र की शैली है वो देव शैली है। ठीक है, और सबसे उत्कृष्ट जो काल रहा है, सबसे स्वर्ण काल जो माना जाता है वो माना जाता है गुप्त काल को। ठीक है, तो गुप्त काल का जो टाइम पीरियड रहा है वो सबसे उत्कृष्ट रहा है। जैसे स्वर्ण काल हम लोग बोल सकते हैं अजंता का, तो ये गुप्त टाइम पीरियड में जितने भी स्कल्पचर हमको देखने को मिलते हैं, जितनी भी भित्ति चित्र हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, हम लोगों ने बात की। ठीक है, उसके बाद में जो इसका मैं बता चुकी हूँ कि इसकी जो चित्रण शैली है, जो विधि रही है वो रही है टेम्परा और फ्रेस्को। ठीक है, और फ्रेस्को सेको। ठीक है, फ्रेस्को सेको में क्या होता है कि भित्ती सूखी होती है। ठीक है, इसको तैयार किया जाता है टेम्परा माध्यम से। उसमें क्या होता है कि जैसे गोबर की जो भूसी होती है, ठीक है, गोबर होता है सूखा, ठीक है, और जो धान की भूसी होती है, ठीक है, उसका एक ऐसा लेप बनाया जाता है कि वो बहुत आधे आधे इंच का जो लेप होता है वो लेयर बाय लेयर उस पर चढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो अंडा होता है उसकी जर्दी उस पर लगाई जाती है। ठीक है, लेयर बाय लेयर। तो उसको जो टेम्परा होता है वो एक ट्रांसपेरेंसी देने के लिए होता है। वो एक हम लोगों को मिलता है कि वार्निश के हिसाब से, कि चित्रों का जो हम लोग बात करें कि चित्रों में जो प्योरिटी है, पारदर्शिता है, जो चमक है, ठीक है, अगर हम एक्यूरेट शब्द बोले कि चित्रों की चमक बरकरार रहने के लिए उन्होंने फ्रेस्को टेम्परा पद्धति का ठीक है निर्माण किया। उसी में इन लोगों ने चित्रों का अंकन किया है। ठीक है, हम लोग बात कर चुके हैं कि किन किन गुफाओं में चित्र शेष हैं। गुफा संख्या 1 में, ठीक है, गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17। ठीक है, 1, 2, 9, 10, 16, 17। ठीक है, सिर्फ हमें 6 गुफाओं में चित्र शेष मिलते हैं। ठीक है, और गुफा संख्या जो 19 है उसमें भी हमको एक मतलब चैत्य गुफा है, गुफा संख्या 19। ठीक है, गुफा संख्या 19, उसमें हमको एक स्कल्पचर देखने को मिलता है गुप्तकालीन, उसमें है नागराज। ठीक है, और इसका जो पेंटिंग मिला है हमें नागराज का, वो मिला है गुफा संख्या 1 में। ठीक है,
गुफा संख्या 1 में, ठीक है। जो हम बात करें कि जो चित्र की प्राप्ति हुई है हमें, वो मिली है नागराज की गुफा संख्या 1 में, और जो गुफा संख्या 19 है, ठीक है, गुफा संख्या 19 जो चैत्य गुफा है, उसमें हमें स्कल्पचर मिला है नागराज का। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं बाकी के जो स्कल्पचर मिले हैं, हम लोग उनको भी एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से स्कल्पचर महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, हम लोग बात कर चुके हैं कि इसको यूनेस्को ने कब शामिल किया विश्व धरोहर में, 1983 में। ठीक है, 1983 में यूनेस्को ने इसको शामिल किया। उसके बाद में आती है जनता से जो प्राप्त मूर्तियाँ होती हैं, जो स्कल्पचर की भी हम बात कर रहे हैं कि जो मूर्ति कला है उसका भी बहुत अच्छा यहाँ पे उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग बात करें कि गुफा संख्या जो 26 है, ठीक है, गुफा संख्या हम 26 की बात कर रहे हैं। ठीक है, महानिर्माण। महानिर्वाण की जो प्रतिमा हम लोगों को प्राप्त हुई है वो गुफा संख्या 26 में, इसमें लेटे हुए बुद्ध का स्कल्पचर है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो महानिर्माण का जो स्कल्पचर है वो गुफा संख्या 26 में है। ठीक है, इसमें लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा है। ठीक है, तो एक बार ठीक है मेंशन कर लें कि गुफा संख्या 26 में महानिर्वाण की जो प्रतिमा है गुफा जो बुद्ध की, वो गुफा संख्या 26 में है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट स्कल्पचर की, उसमें है गुफा संख्या 26 में ही हम लोग बात करते हैं। ठीक है, गुफा संख्या 26 की हम बात करें तो उसमें मिलता है मार विजय। ठीक है, मार विजय का जो स्कल्पचर है वो मिलता है हमें गुफा संख्या 26 में। ठीक है, और एक और मिलता है शेर के सिंहासन पे बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा, बैठे बुद्ध। ठीक है, इनकी मूर्ति जो मिलती है, ये दोनों मिलती हैं हमें गुफा संख्या 26 में, और एक मिलता है हम लोगों को महानिर्वाण का। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं गुफा संख्या 19 की। मैं बता चुकी हूँ कि गुफा संख्या 19 में हम लोगों को प्राप्त होता है नागराज। नागराज का गुफा संख्या 19 में जो हम लोगों को स्कल्पचर प्राप्त होता है, और गुफा संख्या 1 में हमको उसका पेंटिंग प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब उसके अलावा हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट जो मैंने आपसे बात की थी कि अवलोकितेश्वर बुद्ध की जो प्रतिमा है वो ये है, और पद्म पानी जो बोधिसत्व है उनकी प्रतिमा ये है। ठीक है, तो आप पद्म पानी को देखेंगे तो आप पद्म पानी का मतलब होता है कि हाथ में जो कमल का फूल लिए हुए हैं। ठीक है, हम इनकी जो बात करें तो यहाँ पे आपको लाइंस का जो फोर्स है वो दिख रहा होगा। ठीक है, जो इनकी भाव भंगिमा है, जो इनकी मुद्रा है, वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी। यहाँ जो बैकग्राउंड में जो जातक कथाएं दिख रही हैं, ठीक है, वो भी आपको अलंकृत दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आप देखेंगे कि आउटलाइन ब्लैक कलर से थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर हम लोगों को दिख रहा है। ठीक है, येलोइश ये पेंटिंग है। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा अवलोकितेश्वर बुद्ध। ठीक है, उनका ये पेंटिंग है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा त्रिभंग है। ठीक है, उसके बाद में मरणासन राजकुमारी। ठीक है, ये जो मरणासन राजकुमारी की जो स्थिति हम लोगों को देखने को मिलती है, इसका जो बैकग्राउंड देखने को मिलती है, यहाँ की जो भाव भंगिमाएं हैं, ठीक है, जो मुद्राएं हैं, ठीक है, वो जो देखने को मिल रही हैं हमको। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ठीक है, हमारी अजंता के लिए कि यहाँ के जो भाव हैं ये कहीं और हमें किसी भी कंट्री में हम लोगों को नहीं देखने को मिलते। ठीक है, जो इनका पीछे का बैकग्राउंड जो येलोइश दिखाया गया है, जो बहुत एक शोक
के तौर पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ के पेंटिंग्स की, तो बहुत ही सुंदर यहाँ का पेंटिंग है। ठीक है, भित्ति चित्रण है और यहाँ ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिगर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अजंता हमारा समाप्त होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। किसी भी चीज़ को लेके आप थोड़ा कंफ्यूज हैं तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने नए टॉपिक की तरफ आएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थोड़ा वेट करिए और कंटिन्यू क्लासेस हो रही हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को जो पिछला वीडियो जिसने नहीं देखा है वो एक बार देख लीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।